Good morning to all of you. I hope you all are happy and doing your homework with great sincerity and punctuality. Guys, पिछले कुछ दिनों से डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट टॉपिक्स पर इंग्लिश में आपको यहाँ पर लेक्चर दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो खास करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मुख्य रूप से आता है और इसके साथ ही किसी भी मैनेजमेंट लेवल या फिर यहाँ तक कि कैट के लिए या फिर बीएड में भी इस तरह का खास करके एलडीसी, एमटीएस, बैंक पीओ और क्लर्क, सीजीएल, इन सारे एग्जाम्स में इस प्रकार से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रूप में एक टॉपिक दिया जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है क्या, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, हाउ टू मेक आरसी क्लियर। तो कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, हाउ टू कॉम्प्रिहेंड द गिवन पैसेज, है ना, सो दैट you can easily click the answers based on the given passage. Particularly here comprehension means समझना। I thought comprehend means समझना होता है और comprehension समझ। तो रीडिंग comprehension का मीनिंग हुआ है कि आप पढ़ करके किसी भी पैसेज को उसके एक रफली मीनिंग को आप जान जाएं। क्लियर, तो वो मीनिंग क्या होगा, किस प्रकार से आप उसको समझेंगे। जब भी कोई पैसेज दिया जाता है तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है और ये क्वेश्चन तकरीबन 4 to 5 भी इन जनरल एवरेज इस प्रकार से रहता है। तो आज हम ये जानेंगे कि एक पैसेज के माध्यम से आपको जो कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में, उसको आप कैसे ओवरकम, कैसे आप उसको टाइमली सॉल्व करेंगे, ये है आज। और इस पर कुछ पॉइंट्स के बारे में आज चर्चा करेंगे जो कि आपको जानना ज़रूरी है और इसको आप एग्ज़ाम में खास करके विशेष रूप से फॉलो करेंगे। जैसे कि आरसी जब भी दिया जाता है यानी एक पैसेज, तो आप उसके क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। तो क्वेश्चन में सर्वप्रथम हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या कि द गिवन क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन है उसको आप पढ़ेंगे पहले। तो इस तरह से आप कंप्लीटली उस क्वेश्चन को, यानी कि आपका ये पॉइंट जो है, कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पर हम लिखेंगे भी और कुछ वर्बली जो अभी हम बोलेंगे उसको आप समझेंगे। तो क्या है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दी गिवन क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को पहले पढ़ना है एंड टेक क्लू। क्लियर। और ये क्लू जो होगा, ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये टेक क्लू एज वर्ड और पेयर ऑफ वर्ड्स। क्लियर, यानी कि शब्दों का, यानी कह सकते हैं कि एक या दो वर्ड का इस तरह से क्लू आप लेंगे। वो क्लू क्या होगा, जैसे मान लो कि किसी को अगर एजुकेशन बेस्ड आपको दिया गया है, मान लो जो पैसेज है, तो उसमें आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द मेजर फैक्टर, है ना, दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू बूस्ट अप, है ना, और टू स्प्रेड द मैसेज, है ना, रिगार्डिंग एजुकेशन। मान लो इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे दिया, इस तरह लंबा नहीं रहेगा, तो आपको इसमें क्लू के रूप में क्या लेना है, तो मेजर फैक्टर। अब एजुकेशन के संदर्भ में दिया है तो मेजर फैक्टर कहने का मतलब जो मेन फैक्टर है, जो रिस्पॉन्सिबल है, उसको लेंगे। तो इसी को बोलते हैं क्लू। और ये क्लू किस रूप में लेंगे, तो ये वर्ड के रूप में हो सकता है और दूसरा नहीं तो पेयर ऑफ वर्ड्स के रूप में हो सकता है। यानी कि दो वर्ड का कॉम्बिनेशन, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, एक वर्ड लेंगे या
दो वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार से क्लू के रूप में लेंगे, उसको पेंसिल से या पेन से ही कहीं पर नोट कर देंगे और उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको आप सेकंड रीडिंग, यानी कि जैसे आप फिर आप मैसेज पढ़ेंगे तो उस पढ़ने के दौरान आप उस क्लू से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आपके पैसेज में दिए गए हैं उनको अंडरलाइन करेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से सेकंड नंबर में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि देयर आफ्टर यू कैन स्टार्ट रीडिंग द गिवन पैसेज, क्लियर, एंड अंडरलाइन द फैक्ट्स रिलेटेड टू क्लू, अर्थात जो क्लू आपने लिया है उस क्लू के से रिलेटेड जो फैक्ट्स आपको दिख रहा है उसको जल्दी जल्दी अंडरलाइन करेंगे और फिर आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स के रूप में इस प्रकार से होंगे, मैं इसको बारी बारी से इंग्लिश में इसको बोलेंगे, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला नंबर हो गया आपका, फर्स्ट रीड द गिवन क्वेश्चंस एंड टेक क्लूज ऑफ ईच क्वेश्चंस एज ए वर्ड और पेयर ऑफ वर्ड्स, क्लियर। सेकंड नंबर में आप इस तरह से जानेंगे कि स्टार्ट रीडिंग द गिवन पैसेज एंड अंडरलाइन द फैक्ट्स, है ना, मैचिंग विथ क्लू, जो क्लू से मैच करता है उसको आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। समटाइम्स यानी कभी कभी देयर मे बी 2 to 3 places where clue related facts will be available, clear. So in this case या in this condition analyze the given facts and click the right answer of your questions, clear. कहने का मतलब कि कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे कि जो एक जगह डायरेक्टली नहीं रहेंगे, कुछ जगह पार्शियल डेटा दिया रहेगा और उसके फिर उससे रिलेटेड कुछ और डेटा कुछ अलग जगह दिया रहेगा सेकंड पैराग्राफ में या मान लो लास्ट पैराग्राफ में। तो आपको करना क्या है कि दो तरह से क्वेश्चन को क्लिक आप कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन जो रहता है वो आपका रहेगा, आपको एक तो डायरेक्ट आपको मैचिंग से रहेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़े और उसका आंसर कहीं ना कहीं दिया है, लेकिन देयर मे बी सम प्रोबेबिलिटीज, कहने का मतलब कि कुछ ये संभावना निश्चित रूप से रहती है कि कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं रहेंगे, यानी कि उसको आपको 2-3 जगह डेटा उससे रिलेटेड रहेगा और उसको एनालाइज करके आपको करेक्ट आंसर क्लिक करना है, यानी राइट आंसर को क्लिक करना है। तो इसको बोलते हैं, दो तरह का होता है डेटा जो जिससे कि आप आंसर क्लिक करेंगे, एक होता है एक्सप्लिसिट और दूसरा होता है इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट कहने का मतलब कुछ होगा जो लॉजिकली आपको डिडक्ट, यानी कि लॉजिकली आपको आंसर देना होगा, यानी कि मान लो उसको आप डायरेक्ट अगर चाहेंगे तो वहां पर गलती होने का चांस रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन खास करके अपर डिविजनल रैंक में और जो कैट लेवल में और खास करके जितने भी सारे पीओ लेवल के एग्जाम होते हैं, सीजीएल के, इन सभी में ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन यदि मैं बात करूं एमटीएस या एलडीसी की, तो इन सारे कैटेगरीज में आपको एक्सप्लिसिट टाइप के, यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो ज़्यादा रहता है, अप्रॉक्स 50-50, क्लियर, और जो लॉजिकल होता है वो एटलीस्ट 20 to 30%, क्लियर। तो इस तरह का रहेगा और कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह से साइनो एंटो के रूप में भी 1 से 2 दिया जाता है। तो सेकंड नंबर है आपका कि जो इस तरह का आप पढ़ेंगे तो इन दिस कंडीशन, कहने का मतलब फैक्ट्स को आप एनालाइज करेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि अवॉइड अननोन वर्ड्स, जो वर्ड्स आप नहीं जान रहे हो और वो आ गया तो उसको आप उस वर्ड के चक्कर में नहीं रहेंगे कि जब तक उस वर्ड को हम जानेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक फॉर्मूला, आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ कि आप उस वर्ड के ठीक पहले और ठीक बाद के वर्ड हो या एटलीस्ट 1 to 2 सेंटेंसेस पर गौर करेंगे और उसके मीनिंग के हिसाब से आप उस वर्ड का और खास करके उस वर्ड से जुड़े सेंटेंस का हिंदी मीनिंग आप जान सकते हैं, क्लियर। इस तरह से लॉजिकली चलने पर ही आप क्वेश्चन को आसानी से क्लिक करेंगे, क्लियर। तो अवॉइड अननोन वर्ड्स and if you don't know the meaning of any words, then go ahead and take logical meaning with the help of previous and later words or sentences of that unknown word, clear.
try to understand the near about meaning of the given facts or passage. पैसेज को पढ़ के पहले उसके एक रफली आइडिया को भी लेंगे, अर्थात ये पैसेज जो है किसके बारे में है, यानी किस पॉइंट पर है, और खास करके यू मस्ट नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द गिवन पैसेज। कहने का मतलब इस पैसेज का पर्पस क्या है, पर्पस का मतलब ऑथर्स का जो पर्पस है वो क्या है, क्लियर। तो इस क्रम में ऑलवेज थिंक विद इन द गिवन पैसेज, नोट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अर्थात दिए गए, यानी कह सकते हैं नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और बियॉन्ड द पैसेज। पैसेज के बाहर आपको विचार नहीं करना है। जो कुछ भी पैसेज में फैक्ट्स दिए गए हैं उन फैक्ट्स को ही आप तथ्य मान के क्वेश्चन का आंसर दें, क्लियर। यानी ये नहीं कि कुछ उससे रिलेटेड डेटा आपने कभी पहले किसी पेपर मैगजीन में पढ़ा हो तो उसका अप्लाई यहाँ कर देना है, ऐसा गलती से भी नहीं करना है। यानी कि जो पैसेज दिए जाते हैं उस पैसेज के रिगार्डिंग में ही आपको आंसर देना होता है। तो ऑलवेज थिंक विद इन द गिवन पैसेज, यानी कि जो डेटा आपको दिया गया है उसी से रिलेटेड आप आंसर देंगे, क्लियर। एक नेक्स्ट इसमें आ जाता है, इफ यू आर आस्क्ड द आंसर इन 1 to 2 सेंटेंसेस, पर्टिकुलरली कभी कभी जैसे कि कंपटीशन में ऑप्शन बेस्ड रहेगा कि आपने ऑप्शन को क्लिक कर दिया आपका काम हो गया, लेकिन कभी कभी 1 से 2 लाइन में लिखने के लिए भी दिया जाता है। तो उस केस में आपको डायरेक्ट कॉपी नहीं करना है, यानी कि सेंस उसी पैसेज का रहेगा, लेकिन आप जो है थोड़ा सा उसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हुए लिखेंगे, क्लियर। यानी कि कॉपी हूबहू नहीं करेंगे, बट ट्राई टू गिव योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स, यानी अपने शब्दों में देंगे, क्लियर। इफ आंसर इज ऑप्शन बेस्ड, क्लियर, देन क्लिक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रिगार्डिंग द गिवन क्वेश्चन, क्लियर। डू नॉट स्टार्ट योर आंसर, कहने का मतलब इस तरह के अगर आंसर आ जाते हैं क्वेश्चन के रूप में लिखने के लिए तो उसको आप बिकॉज और देयरफॉर से स्टार्ट कभी नहीं करेंगे, क्योंकि एक आपका हो जाता है ये जो कंजंक्शन वाला पार्ट और दूसरा हो जाता है कंक्लूडिंग पार्ट, यानी कि जिसको हम लास्ट में कंक्लूड करते लिखते हैं। तो इस तरह के वर्ड से जुड़ा हुआ बिकॉज, देयरफॉर, सो, इससे कभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे। Answer should be grammatically correct and to the point. Never write irrelevant and long answer. कभी भी आप उससे रिलेटेड यानी कि डिफरेंट टाइप्स के डेटा का प्रयोग नहीं करेंगे, एकदम टू द पॉइंट, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट रहेंगे। कहने का मतलब लॉन्ग आंसर भी नहीं लिखना है। खास करके फोकस एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन एंड WH वर्ड्स पर विशेष रूप से फोकस करना होगा। देयर इज नो नीड, कहने का मतलब डायरेक्ट भी इस तरह से समझेगा, नो नीड दैट वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ ऑल वर्ड्स टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन रिलेटेड टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जुड़े क्वेश्चन को बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सारे वर्ड और सेंटेंसेस का मीनिंग जानेंगे तभी आप बना पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन, कई बार पैसेज का मीनिंग आप नहीं भी जान सके, लेकिन एक रफली आइडिया आपको मिल गया कि दिए गए पैसेज का एक लमसम मीनिंग क्या हो सकता है, तो उस मीनिंग के आधार पर आप दिए गए क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसके लिए आपको स्टक नहीं करना है, यानी कि आपको रुकना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में लिमिटेड टाइम रहता है और उस टाइम में ही आपको सॉल्व करना होता है। तो इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इफ यू आर आस्क्ड द टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज, एक क्वेश्चन रहता है जो आपको कहेगा कि टॉपिक इसका क्या होगा, सुटेबल टॉपिक देने के लिए, तो उसमें क्या करेंगे आप कि इस तरह के फैक्ट्स को ज़्यादा आप चेक करेंगे जो बार बार रिपीट कर रहा हो, यानी कि हर एक से दूसरे लाइन में उसी से रिलेटेड, यानी एक ही स्टेटमेंट से या एक ही वर्ड से जुड़ा हुआ बार बार अगर मैसेज रिपीट कर रहा है, बार बार उसको दोहराया जा रहा है, तो इस केस में आप अलर्ट हो जाएंगे कि टॉपिक आपका उसी फैक्ट से या उसी वर्ड और पेयर ऑफ वर्ड से जुड़ा हुआ आपका टॉपिक होगा। और कहीं ना कहीं अगर इसमें दिया जाता है कि ऑथर का पर्पस क्या है, यानी कि उसका, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड आप कोशिश करेंगे कि दिए गए पैसेज को एक लाइन में आप क्या कह सकते हैं।
तो वो जो स्टेटमेंट टाइप का होगा वो आपका एक तरह से उससे जुड़ा हुआ वो ऑथर का पर्पस, ऑथर्स पर्पस आप कह सकते हैं। तो टॉपिक या टाइटल जब भी लिखने देगा 1 मार्क वो आपको क्लिक करने कहेगा ऑप्शन बेस्ड में, तो आप उसमें हमेशा ध्यान रखेंगे कि टॉपिक वही होगा जिससे जुड़ा हुआ फैक्ट्स बार बार रिपीट किया जा रहा हो, उसको आप गौर से समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट इसमें कुछ इस तरह का रहेगा, जैसे कि आपको ये सूटेबल जो कहने का मतलब कि कोई भी एक टॉपिक या आर्टिकल इस तरह से जो उसका टाइटल के संदर्भ में देने को कहेगा तो उसमें एक 1 मार्क करके रहता है, तो आप उसको जरूर सही से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ट्राई टू पॉइंट आउट द ऑथर्स पर्पस, यानी कि पर्पस क्या होता है कि जब आप पर्पस जान जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स वो एक प्रकार का उससे जुड़ा हुआ सारा क्वेश्चन करीब करीब उसी से रहता है, और जो उससे थोड़ा एक सब्सिडियरी डिटेल्स टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो आपको एक कहने का मतलब उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको काम का नहीं रहेगा, सिर्फ वो एक सब्सिडियरी पार्ट के रूप में दिया जाता है। लेकिन मेन पॉइंट्स को अगर जानना है तो पर्पस क्या है और पर्पस से रिलेटेड जो मेन फैक्ट्स होंगे उसको आपको अंडरलाइन करना है। क्लियर। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है इसमें कि जैसे कि टाइम का अभाव रहता है तो हम कैसे उसको स्पीड में अर्थात कि क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो टिप्स है वो टिप्स यही है कि क्वेश्चन का क्लू लेंगे, क्लू लेकर के हम उसको दिए गए पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसको जहाँ भी स्टक करने की रहेगी, यानी कि जहाँ भी आपको अननोन वर्ड मिलेगा आप उसको स्किप करेंगे, यानी वहाँ रुकना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है। एक रफली आइडिया लेना है और 1 बाय 1 करके, यानी कि क्लू लेने के बाद जब आप पढ़ेंगे तो अंडरलाइन साथ साथ कर लेंगे। इससे क्या होता है कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर टाइम पर आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा कि टाइम अधिक लगेगा और एग्ज़ाम में खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम का बहुत ही आपको एक लिमिटेड टाइम के अंतर्गत क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से कहा जाता है ना कि स्पीड विथ एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस, तो आप इस फॉर्मूले पर भी चलेंगे, यानी कि आपको स्पीड भी ध्यान रखना है लेकिन एक्यूरेसी का ख्याल भी आप रखेंगे। क्लियर। और इसी का नाम है सक्सेस। कहने का मतलब कि इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे और स्पीड रखना है लेकिन गलतियां नहीं हो, और नेगेटिव मार्क्स भी रहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को आप इजीली क्लिक कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे कि कोई एक पेपर के माध्यम से क्वेश्चन और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूँ आज जो कुछ टिप्स के रूप में यहाँ पर दिया जा रहा है आप इसको समझने का प्रयास करेंगे और इससे क्वेश्चन बनाने का भी प्रयास करेंगे, यानी आरसी से जुड़े हुए को जो भी क्वेश्चन होंगे उसको बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आपको इससे फ़ायदा होगा और फर्दर हम इसके कुछ क्वेश्चन पर भी विचार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।